कि हमारा जो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच टेक्निक इज यूजफुल फॉर मेकिंग मैनी कॉपीज ऑफ डीएनए। इनमें से कौन सी टेक्निक के द्वारा डीएनए की बहुत सारी क्या बनाई जाती हैं, कॉपीज बनाई जाती हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन अपना बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसा कि मैं आपको बताऊंगी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है जीन गन। तो जीन गन का ही दूसरा नाम क्या है, इसको बायोलिस्टिक भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इसको नाम से, इसको बायोलिस्टिक के नाम से भी जाना जाता है। अपन ने लिखा बायोस्टिक। ठीक है, दूसरा है पीसीआर जिसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नंबर सी है आपका एलाइजा जिसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे। जो एलाइजा होती है, ये जो एलाइजा जो होता है, ये मैं कलर से लिख देती हूँ, ये ग्रीन दिख नहीं रहा है। बायोलिस्टिक, बायोलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। दूसरा है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तीसरा है एलाइजा जिसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोफॉर्मेंट एसे। और नंबर 4 है आपका माइक्रो प्रोपोगेशन या इसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। तो बच्चों देखिए, सबसे पहली चीज तो क्या कि अगर अपन ऑप्शन 1 की बात करें जीन गन और बायोलिस्टिक, तो क्या होता है कि इसमें तो करना क्या होता है कि इसमें तो क्या होता है कि वो बमबारी की जाती है, फायरिंग की जाती है ना, प्लांट्स के लिए होती है, इसमें फायरिंग की जाती है। तो ये वाला तो होता नहीं है, डीएनए से रिलेटेड है नहीं। ठीक है, आपके एलाइजा जो है ना, एलाइजा जो होता है ये तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के लिए होता है, इस प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, नंबर 4 जो है ना माइक्रो प्रोपोगेशन, तो इसको माइक्रो इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्शन के अंदर अपन क्या करते हैं, कोई भी आपका डिजायरेबल डीएनए या जीन जो है उसको इंजेक्शन के थ्रू एनिमल के अंदर क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो बच्चों साफ सी बात है, करेक्ट आंसर क्या है, पीसीआर। पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है, हाँ बिल्कुल सही मनीष, यस नीतू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलिए देखिए इधर कि जैसे कि मैंने बताया पीसीआर जो है कि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, कैरी मुलेस साइंटिस्ट ने करी थी। और पीसीआर जो होती है ना, इसकी 3 स्टेप होते हैं, डी ए ई, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, विकृतीकरण। ठीक है, इसको नंबर ए बी जो है एनिलिंग जिसको बोलते हैं ताप शीतलन, और ई जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन यानी कि इसको बोलते हैं प्रसार। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि पहले जो आपका डिजायरेबल डीएनए जो है ना, वो डीनेचुरेशन के अंदर क्या किया जाता है, इसको अलग अलग किया जाता है। अलग करने के बाद एनिलिंग के अंदर क्या किया जाता है, प्राइमर को अटैच किया जाता है। और जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन के अंदर क्या होता है, एक्सटेंशन के अंदर टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो काम करता है, 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे कि 30 साइकिल के बाद, 30 साइकिल के बाद बहुत कम टाइम में आप ना डीएनए की बिलियंस तक क्या बना सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं। यस मनीष, गुड आफ्टरनून, रौनक, राम राम। यस चलिए देखिए, तो ऑप्शन बी जो रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होता है, डीएनए की बहुत सारी क्या बना सकते हैं अपन, इसमें कॉपीज बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 जो है वो है फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू बी डिस्कवर्ड वाज। आपको बताना है कि पहला एंडोन्यूक्लियस जो कि डिस्कवर किया गया था, तो पहला एक है हिंड सेकंड, नंबर 2 है इको आर सेकंड, थर्ड जो है वो है बैम H1 और ये है साल फर्स्ट। तो बच्चों ये जो सारे ऑप्शन है ना, कि अगर अपन बात करें तो इको आर स्ट्रेन, ये तो क्या है, बैक्टीरिया का स्ट्रेन है, ये तो हो नहीं सकता। अगर अपन बैम H1 की बात करें तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो PBR 322 जो प्लाज्मिड है ना, उसका क्या है, क्लोनिंग साइट है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन साइट है। साल फर्स्ट की बात करें तो साल फर्स्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ये PBR 322 जो प्लाज्मिड है उसका क्या है, उसकी ये क्लोनिंग साइट है। तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, जो कि आपका हिंड सेकंड। तो हिंड सेकंड जो है ये आपका फर्स्ट खोजा गया प्रथम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। ठीक है, ये जो रेस्ट्रिक्शन, तो एंजल पूर्णिमा ए ए ए ए ए बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, हिंड सेकंड। बच्चों हिंड सेकंड की अगर अपन बात करें ना, तो हिंड सेकंड जो है ये प्रथम खोजा गया रेस्ट्रिक्शन में, और ये क्या करता है, ये जो डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस यानी कि डीएनए के अनुक्रम में क्या लगाता है, पहचान साइट पे, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट पर क्या लगाता है, कट लगाता है, इसलिए इसको पहचान अनुक्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसको पहचान अनुक्रम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्रथम खोजा गया क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट 3 पीबीआर 322 इज ए। पीबीआर 322 क्या है? तो ये देखिए बैक्टीरियोफेज तो ये बिल्कुल भी नहीं है, फंजाई भी ये बिल्कुल भी नहीं है, और बैक्टीरिया भी ये बिल्कुल है। बच्चों ये ई को R1 यानी कि ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर पाए जाना वाला प्लाज्मिड है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। यस सुधा, गुड आफ्टरनून। ए किसका बता रहे हो बेटा आप? यस साधना डी, एंजल डी, ए के डी 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 डी, एंजल पर बिल्कुल बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। पूजा डी, बेटा बी नहीं होगा, बी नहीं होगा इसका आंसर। यस संगीता 4 इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओराई रेफर्स टू, ओराई संदर्भित करता है। ओआरआई साइट जो है ना, ये बेटा किसकी बात कर रहा है कि अच्छे प्लाज्मिड की क्या क्वालिटीज होनी रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ओआरआई होता क्या है? वन है एप्लीकेशन, स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन है ओपेरोन। ओआरआई जो होता है ऑफ रेप्लिकेशन। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? जो आपका डिजायर्ड या फिर जो डिजायर्ड है पर आकर एक साइट होती है और आई साइट, जहाँ पर जितनी प्लाज्मिड के अंदर कुछ कैपेसिटी कॉपीज की डिजायर्ड डीएनए का जीन जो होगा ना, वो भी अपनी क्या बना पाएगा? उतनी कॉपीज बना पाएगा। ठीक है, साइट होती है क्या है? एक पीबीआर 322 है। ठीक है, पीबीआर मैंने बोला कि ये प्लाज्मिड है। इस पीबीआर के अंदर क्या होगी? एक अच्छे जो प्लाज्मिड होता है ना, ओराई साइट है। ओराई साइट पर ना जो भी आप डिजायर्ड या जो भी आता है वो क्या आता है, इसके आके अटैच होता है। साफ सी बात है, अब ये प्लाज्मिड है, ये अपनी जितनी कॉपीज बना सकता है, उससे अगर कोई डिजायर्ड डीएनए अटैच हो गया तो डिजायर्ड डीएनए जितनी इस प्लाज्मिड की वॉइस कम आ रही है। अब बच्चों अब सही आ रही है वॉइस? अब सही आ रही है बच्चों? हाँ मनीषा बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in eco R1 enzyme the letter E stands for eco R1 एंजाइम में ई अक्षर का अर्थ बताना है। बच्चों ई अक्षर का अर्थ ना आप सभी को पता होना चाहिए। नंबर ए जो है वो है एरिस्ट्री, नंबर 2 जो है वो है आइकॉर्निया, नंबर सी जो है वो है इशिरिशिया, नंबर 4 क्या है? एंजाइम है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? यस निशु। अब बच्चों आप क्लियर आ रही है वॉइस? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा इशिरिशिया। बच्चों जब आप ना इसका जो जब नॉमेनक्लेचर जब करते हैं ना, नामकरण जब करते हैं इको R1 का, तो ई जो होता है वो कहते हैं जीनस, और जीनस का ऑलवेज लेटर कौन सा आता है? जीनस का लेटर जो होता है वो कौन सा होता है? कैपिटल लेटर आता है। तो इसीलिए आपके इको R1 की अगर मैं बात करूं, इको R1, तो ये ई जो है ये किसका नाम है? इशिरिशिया। तो ये क्या है? आपके जीनस, और इसका नाम जो होता है फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैसा आता है? कैपिटल लेटर में आता है। ठीक है ना, कैपिटल लेटर आएगा। स्मॉल से किसका स्पीशीज का नाम जो होता है वो ऑलवेज स्मॉल लेटर से आता है। ठीक है, तो ये अपन लिखेंगे किससे? स्मॉल लेटर। देखो आर जो है ना, आर क्या है? स्क्रेन है, यानी कि आर क्या है? प्रभेद है। और फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो ये फर्स्ट क्या है? ये है रोमन नंबर, यानी कि रोमन संख्या। ठीक है, अब तो वॉइस क्लियर आ रही है बच्चों? अब वॉइस क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। एलाइजा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। एलाइजा पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीएनए से डीएनए का बनना तो रेप्लिकेशन है।
डीएनए से आरएनए का बनना आपके क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से प्रोटीन का बनना क्या होता है, ट्रांसलेशन। यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन क्या हैं, ये तीनों ही ऑप्शन बच्चों गलत है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर जो सही रहेगा वो क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी। एलाइजा जो होता है वो ऑलवेज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर काम करता है। यस राजेश, ए सही है बिल्कुल। पूनम भी गलत है। रविंद्र ए सही है। शनि ए बिल्कुल सही बच्चों, ए वालों का बिल्कुल सही है। रहमान बी बिल्कुल गलत है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है, विच कंपाउंड इज यूज्ड टू स्टेन डीएनए इन अगारोस जेल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि अगारोस जेल में डीएनए को स्टेन करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट है आपका इथिडियम ब्रोमाइड, सेकंड है NaNO3, थर्ड है अमोनियम नाइट्रेट, और फोर्थ है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। तो बच्चों आप फटाफट से इसका आंसर कीजिए। कि मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो डी अगर इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, अगर उस जेल के अंदर जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, जो बैंड बनते हैं ना, वो लाइट कलर के रहते हैं। अब ये जो बैंड लाइट कलर के रहते हैं ना, इनको डार्क करने के लिए स्टेनिंग की जाती है। तो स्टेनिंग जो किससे की जाती है वो है, एक बार बच्चों के कमेंट देख लेती हूँ। मनीषा, एंजल, वी कुमार, अनुराग, पूनम, पिंटू, मनीषा, सुधा, ए वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे सारे ऑप्शन को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबके करेक्ट आंसर है इथिडियम ब्रोमाइड। जैसे ही आप इथिडियम ब्रोमाइड डालते हो ना, तो पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो बैंड होते हैं ना, वो कौन से कलर के आ जाते हैं, का कलर कैसा हो जाता है बेटा, ब्राइट ऑरेंज। ब्राइट ऑरेंज, जिसको बोलते हैं अपन चमकीला नारंगी। तो इथिडियम ब्रोमाइड से क्या की जाती है, स्टेनिंग की जाती है। यस अनिल बिल्कुल सही। सुधा बिल्कुल करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, टेक डीएनए पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम। टेक डीएनए पॉलीमरेज किससे आइसोलेट किया जाता है, किससे आइसोलेट किया जाता है, फटाफट से। बिल्कुल सही साधना, ब्राइट ऑरेंज बिल्कुल सही। ओके मनीषा, ठीक है। चलिए देखिए, टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है ना, क्या ये वायरस से आइसोलेट किया जाता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, वायरस से बिल्कुल नहीं किया जाता है। क्या ये टबाको से, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तंबाकू से भी बिल्कुल नहीं, एग्रोबैक्टीरियम से तो बिल्कुल भी नहीं। ये किससे, ये एक बैक्टीरिया है, थर्मस एक्वेटिक्स, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इस बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा होता है बच्चों, वो होता है टैग पॉलीमरेज। ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है, ये पता है आपको कहाँ पे, गर्म झरनों के अंदर रहता है। कहाँ पे, गर्म झरने बहते हैं ना, उनके अंदर रहता है। आप सोचो इतनी हीट को भी क्या कर लेता है, ये सहन कर लेता है। और ये काम किस में आता है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज आप किस में करते हो, पीसीआर की प्रोसेस में। और पीसीआर की प्रोसेस में भी आप किस में करते हो, आप करते हो एक्सटेंशन, जो थर्ड वाला स्टेप है ना, प्रसार के अंदर। ये टैग पॉलीमरेज का काम क्या होता है, तो बच्चों ध्यान रखना है कि टैग पॉलीमरेज क्या करता है, ये दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने का काम, या आपस में जॉइंट का काम करता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। यस विकास, अनुराग बी, नूर, वेरी गुड बच्चों। जयप्रकाश, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन। वह जीन जिसकी अभिव्यक्ति, वह जीन जिसकी अभिव्यक्ति मॉडिफाइड सेल की पहचान करने में मदद करती है। तो बच्चों आप देखो, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपने एक टॉपिक आता है, टॉपिक है अपने ये क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। जब आप क्लोनिंग वेक्टर इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हो बच्चों, तो क्लोनिंग वेक्टर के अंदर एक बात लिखी थी कि एक अच्छा जो क्लोनिंग वेक्टर होता है, क्लोनिंग वेक्टर यानी कि प्लाज्मिड, एक अच्छा जो प्लाज्मिड होता है उसकी चार विशेषताएं होती है, उसके चार गुणधर्म होने चाहिए। कि पहला, उसमें होनी चाहिए ओआरआई साइट। दूसरा दूसरा उसमें क्या होने चाहिए, दूसरे उसमें क्या होने चाहिए कि उसमें अंदर होने चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर।
दूसरे इसमें मैंने बोला कि इसमें क्या होने चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर, इसको बोलते हैं वर्ण योग्य चिन्ह होने चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये जो सेलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, जो भी कौन से वाले, अच्छे वाले। ठीक है, तो मैंने बोला सेलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं, तो मैंने बोला कि ये कैसे होते हैं, ये एक अच्छे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। ठीक है, अब अगर किसी वेक्टर डीएनए या किसी प्लाज्मिड में ये वेक्टर डीएनए में ये प्रवेश, अगर कोई वेक्टर डीएनए ऐसे प्लाज्मिड के अंदर प्रवेश कर जाता है, एंट्री कर जाता है, जिसके अंदर क्या हो, सेलेक्टेबल मार्कर हो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं कि सेल कैसी हो गई है, मॉडिफाइड हो गई है। तो ये काम किसका है, ये काम किसका है, सेलेक्टेबल मार्कर का। बिल्कुल सही बच्चों, सुधा, प्रेरणा, मनीषा, ए संतोष, नवीन, वेरी गुड बच्चों, शाबाश शाबाश, देवनारायण, वेरी गुड, ए ऑप्शन सबका सही है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट पैथोजन विच इज वेरी यूजफुल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग में बहुत उपयोगी पादप रोगजनक है। तो ये प्लांट की बात पूछ रहा है बेटा, ध्यान रखना थोड़ा सा, अब ये प्लांट के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट इज इकोलाई, ये हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरा है आपके डिप्लोकोकस, ये भी क्या है, बैक्टीरिया, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर 4 है आपके विब्रियो कोलेरा, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा ही क्या, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। मिस अंसारी, रहमान, सुधा, नवीन बेटा ये नहीं होगा, साधना, बी 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 बी, हाँ बिल्कुल सही, बी जो होगा ये क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। शाबाश, यस बिल्कुल सही बच्चों, एंजल बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज क्या करता है। नंबर 1, कट द डीएनए मॉलिक्यूल रैंडमली, डीएनए अणु को क्या करता है, काटता है। कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट, कि डीएनए को स्पेसिफिक विशिष्ट स्थानों पर काटता है। नंबर 3, ज्वाइन द 2 डीएनए मॉलिक्यूल, 2 डीएनए अणुओं को जोड़ता है। या 4th इज पॉलीमराइज न्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का क्या करता है, पॉलीमराइजेशन, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन करता है। ठीक है, फटाफट से आंसर कीजिए, फटाफट से। देखिए नंबर 1, कट द डीएनए मॉलिक्यूल रैंडमली, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता लाइगेज का काम, क्योंकि कट करने का काम तो आपके कौन करता है, वो तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करता है, तो ये तो नहीं सकता। नंबर 2 है कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट, कि डीएनए अणुओं को विशिष्ट स्थलों पर काटता है, तो स्पेसिफिक साइट को काटने का काम ही आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का है, तो ये भी नहीं हो सकता। नंबर, ये लाइगेज के बारे में पूछ रहा है, तो लाइगेज का है कि ज्वाइन द 2 डीएनए मॉलिक्यूल, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कि डीएनए के 2 फ्रेगमेंट्स को या 2 मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है, डीएनए लाइगेज करता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, प्रेरणा सी, शेफू सी, मनीषा, साधना, रहमान, प्रेरणा, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ये दिख रहा है क्या, पूनम दिख रहा है, पूनम दिख रहा है, आपका आंसर भी दिख रहा है, सबके आंसर दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, चलिए बच्चों, प्रेरणा, अंसारी सी 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 सी, तनुज सी, वेरी गुड बच्चों, सी क्या रहेगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कि पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस फॉर इको R1 इज, इको R1 के लिए पैलिंड्रोमिक डीएनए का सीक्वेंस बताइए। बच्चों पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की अगर अपन बात करें तो ये क्या होती है, ये एक भाषा होती है, या और वो भाषा कैसी होती है कि वर्णों का क्या होता है, ये समूह होता है, वर्णों का समूह होता है। वर्णों के समूह की अगर बात करें तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें है ना अपन जिसको आगे और पीछे दोनों से पढ़ें तो सेम आता है। जैसे कि अपने मलयालम, आप मलयालम को आगे से पढ़ो तो भी सेम आएगा, पीछे से पढ़ो तो भी सेम आएगा। ठीक है, आपने जैसे तेजू के पापा के जूते, इसको आप आगे से पढ़ो तो भी सेम आएगा और पीछे से पढ़ो तो भी सेम आएगा। यानी ऐसी सीक्वेंस कि आप इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों तरफ से पढ़ रहे हो और सीक्वेंस जो है सेम आती है, तो ऐसी सीक्वेंस को अपन बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। लेकिन अपन जो जिसकी बात कर रहे हैं वो तो अपने अपने जो बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जो अपन बात कर रहे हैं किसमें, डीएनए के जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं जो कि डीएनए के ऊपर लगे रहते हैं, अगर उनकी सीक्वेंस जो है
वो आगे और पीछे से सेम आ रही है कई जगह पे, तो ऐसी सीक्वेंस को अपन बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये किसकी पूछ रहा है, ये इको आर1 की पूछ रहा है कि इको आर1 के लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बताइए। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, यस पूनम सी, सुधा रहमान सी, मिस पूनम बी, सी देवेंद्र सी। बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, एकदम करेक्ट रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3-CTTAAG, और आप इसको 5 से पढ़ोगे GAATTC। तो ये जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीटी टॉक्सिन किल्स इंसेक्ट, कि बीटी टॉक्सिन के बारे में पूछ रहा है कि बीटी टॉक्सिन किल्स इंसेक्ट बाय, बीटी जीव विष कीटों को निम्न द्वारा मारता है। कि कैसे बीटी जो होता है ना, मैंने बताया ना एक बैक्टीरिया होता है ये बीटी, ब्यूसिलस बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये बैक्टीरिया जो है ये कैसे मारता है किसको, इंसेक्ट को। तो या तो ये क्या करता है कि इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, कि प्रोटीन संश्लेषण का क्या कर देता है, बाधित कर देता है। या फिर ये जनरेटिंग एक्सेसिव हीट, अधिक मात्रा में किसका, ताप का उत्पादन करके। या फिर क्रिएटिंग पोर्स इन द मिड गट एपिथेलियल सेल लीडिंग टू सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस, यानी कि मध्य आहार नाल की एपिथेलियल सेल को छिद्रित करके जिस कारण से कोशिकाएं फूलकर फट जाती है। एंड ऑप्शन नंबर 4, ऑब्स्ट्रक्टिंग बायोसिंथेटिक पाथवे, जैव संश्लेषण के मार्ग को बाधित करना। तो फटाफट से आंसर कीजिए, यस PK सी, नवीन सी, अंजू सी। चलिए बच्चों, वेरी गुड, सभी बच्चे पढ़ के आए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी देखो क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया होता है ना, बीटी, बीटी क्या है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये जो बैक्टीरिया होता है इसके शरीर में, इसकी बॉडी में एक प्रोटीन बनता है। वो प्रोटीन क्या होता है, इनएक्टिव होता है, लेकिन जब वो एक्टिव हो जाता है ना तो वो कैसा हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है। ये टॉक्सिक कब होता है, जब उसको क्या मिले, किसी की गट में, गट यानी कि किसी की आंत में, अंदर अगर किसी की ऑर्गेनिज्म की आंत में ये चला गया और उसमें इसको एल्कलाइन पीएच मिल गई, तो इस कंडीशन में वो क्या कर देता है, टॉक्सिक हो जाता है, एक्टिव हो जाता है वो प्रोटीन इनएक्टिव की जगह, और एक्टिव होने के बाद वो उस ऑर्गेनिज्म को मार देता है। तो कैसे, कि वो क्या करता है बच्चों, कि वो जो मिड गट होती है ना, जिस भी ये कीड़े के अंदर ये गया है या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये गया है, तो उस कीड़े की जो एपिथेलियल सेल होती है ना गट की, उसमें क्या कर देता है, छेद कर देता है, जिससे क्या हो जाती है, वो जो सेल्स होती है ना वो फूलकर मोटी हो जाती हैं और वो जो कीड़ा जो होता है वो मर जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग इज बेटर ओवर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन इन, किसमें आनुवंशिक इंजीनियरिंग पारस्परिक संकरण की तुलना में बेहतर है। ऑप्शन नंबर 1 इज इंट्रोड्यूसिंग डिजायरेबल जीन ओनली, ऑप्शन नंबर 2 इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन ओनली, ऑप्शन नंबर सी इंट्रोड्यूसिंग बोथ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल जीन, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज बीइंग इजी टू परफॉर्म। फटाफट आंसर कीजिए इसका बच्चों। नहीं ले रहे हो आप, ब्रिक, बेटा अपना नाम ढंग से लिखो, फिर मैं क्या नाम लूँ आपका, ब्रिक, ब्रिक ब्रिक ब्रिक। हाँ सही है, यस, रहमान बेटा। हाँ अंजू, हाँ अंजू क्या बोल रहे हो, बोलो बेटा। अंजू क्या, रहमान क्या एक्सप्लेन करना है बेटा। अंजू हाँ बोलो बोलो अंजू बोलो। चलिए बच्चों, जब तक मैं आपको इनका थोड़ा बता देती हूँ कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना इसका एकदम करेक्ट रहेगा, इंट्रोड्यूसिंग डिजायरेबल जीन ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगारोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, द स्टेप इज नोन एज, डीएनए की पृथककृत पट्टियों को एगारोस जेल से काट कर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों से निष्कासित कर लेते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। नंबर 1 इज प्रेसिपिटेशन, number 2 is illusion, number 3 is spooling, and number 4 is fragmentation, यानी कि number 4 is खंडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
लास्ट क्वेश्चन वापस कौन सा अंजू, लास्ट क्वेश्चन कौन सा वाला? अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड, तो मैं वहां फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। यस पिंटू, शनि ए, पूनम ए, सुधा बी, एंड कोमल बी, नवीन बी, अनुराग ए। बच्चों जो बच्चे ए जवाब दे रहे हैं ना, तो बच्चों ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है। ये डीएनए फ्रेगमेंटेशन और आइसोलेशन से है। जब आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डालते हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मशीन होती है। इस मशीन के अंदर देखो, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? एक मशीन होती है। इस मशीन के अंदर ना देखो वो लगे रहते हैं, बेंड्स लगे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो लगे चार्ज लगा होता है, नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और एक ही इसका तार लगा होता है, ठीक है ना, इस मशीन के अंदर। ये अपन इस तरीके से प्लग लगा रहता है, ठीक है बेटा। इसमें ना इस तरीके से आप आपके एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो ऐसे ऐसे ब्लॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है ना, वो क्यों की जाती है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट, डीएनए के खंड जो किसने काटे थे? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम ने छोटे बड़े काट दिए थे ना, तो एक उन बैंड को साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, आपको पता है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब कोई भी चीज जो होती है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में ही भागती है। तो यहाँ पर आप इनमें ये जो मशीन होती है ना बेटा, इसके अंदर क्या होता है? एक ट्रे लगी होती है, एक ट्रे लगी होती है, और इस ट्रे के अंदर ना सीवीड, समुद्री घास जो कि होती है अगारोस जेल, वो इसके अंदर ना यहाँ पे भरी हुई रहती है। अगारोस जेल को इस ट्रे में जमा दिया जाता है, और फिर इस अगारोस जेल के अंदर ना आप क्या डालते हो? जो भी आपके डिजायर्ड जो डीएनए है ना, फ्रेगमेंट जो है, वो इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं पिंक कलर से बना देती हूँ कि ये अपन ने क्या डाल दिए? डीएनए के फ्रेगमेंट्स डाल दिए, ठीक है। डीएनए के फ्रेगमेंट डालने के बाद एक साइज के अकॉर्डिंग, यानी कि जो छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं ना, वो तो तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना, सबसे पहले भागते हैं छोटे वाले, और बड़े वाले जो होते हैं वो पीछे पीछे जाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस से, यानी कि कहाँ बनेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि डीएनए के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये आगे तक की तरफ भागते हैं। तो मैं पूरी डिटेल नहीं बता रही हूँ अपने, तो लास्ट का क्वेश्चन है कि लास्ट के क्वेश्चन में क्या किया? अगारोस जेल्स के काट कर निकालते हैं। अभी आपके बैंड जो है ना, वो आपके एक साइज के अंदर निकल के आ जाएंगे, डीएनए के बैंड लास्ट के अंदर, मान लो इस साइज के अंदर निकल के आ गए। अब है ना, आप क्या करोगे? इस जेल में पड़े रहने दोगे कि इन बैंड को? नहीं पड़े रहने दोगे ना। आप क्या करोगे? एक एक चम्मच होती है बेटा इनकी भी, एक स्पूलिंग, यानी कि चम्मच की सहायता से ना डीएनए के बैंड को बाहर निकालोगे। किसमें से? अगारोस जेल में से डीएनए के फ्रेगमेंट या डीएनए के बैंड को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इल्यूशन। क्या बोलते हैं? इल्यूशन, यानी कि उसको बोलते हैं शालन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यस पूनम। अंजू स्पूलिंग नहीं होगा, स्पूलिंग तो होता है निष्कासित कर लिया, काट कर निकालते हैं जेल के टुकड़ों से, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, यस एक क्या बोल रहे हो बेटा आप? ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बी, जिसको बोलते हैं इल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल इन विच फॉरेन डीएनए इज प्रेजेंट इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइड विल प्रोड्यूस। कि रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल जिसमें एंजाइम गैलेक्टोसाइड के कोडिंग सीक्वेंस में अगर आउटर डीएनए क्या हो? प्रेजेंट हो, तो जो उत्पन्न करेगा वो क्या उत्पन्न करेगा? क्या ब्लू कलर्ड कॉलोनीज होगी, क्या व्हाइट कलर कॉलोनी होगी, क्या पिंक कॉलोनी होगी, या नो कॉलोनीज? कोई भी कॉलोनी फॉर्म नहीं होगी बच्चों। जब अपन ये यस नर्सिंग वाला, यस गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून बच्चों। जब है ना अपन क्या करते हैं, अपन ये आप सेलेक्टेबल मार्कर पढ़ते हो ना क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, तो सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर ही बताया गया है बीटा गैलेक्टोसाइड का, कि जब आप एक क्रोमोजेनिक आप ये अपन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है ना, ये क्या होते हैं, इनको इनके थ्रू पता लगाना ना बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए ना क्रोमोजेनिक एक अपन बोलें कि ये क्या होती है, एक स्टेनिंग होती है, उसका यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसाइड के बेस पर ना आपको पता लगाना होता है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट सेल और कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट डिटेल में अभी बता नहीं सकती क्योंकि काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यस बच्चों, प्रेरणा मिस पूनम ए बिल्कुल बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज द्विबीजपत्री पौधों में वांछनीय जीन भेजने के लिए कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है? विच वेक्टर इज सुटेबल टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू डाइकॉट प्लांट? पीबीआर 322, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 डिसएनर्म्ड टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, नंबर 3 है डिसएनर्म्ड रेट्रोवायरस एंड नंबर 4 इज बैक्टीरियोफेज। बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर रहेगा, फटाफट से इसका आंसर बताइए नितेश। बी अर्पिता डी, बी नर्सिंग वाला बी। बच्चों देखिए पीबीआर 322 जो है ना, ये तो आपके किसमें ही इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला प्लाज्मिड है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। रेट्रो वायरस जो है ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ना, ये तो आपके नॉर्मल सेल को किसमें बदल देता है, कैंसरस सेल के अंदर बदल देता है, एनिमल के अंदर होता है। बैक्टीरियोफेज जो होता है ये तो किसको, आपको पता है कि बैक्टीरिया को क्या करता है, संक्रमण करता है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी की अगर अपन बात करें ना, तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो एक एग्रोबैक्टीरियम के अंदर ना जो प्लाज्मिड पाया जाता है ना, वो कौन सा प्लाज्मिड पाया जाता है, टीआई प्लाज्मिड, जिसको अपन बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये क्या करता है, ये नॉर्मल सेल को ना किस में चेंज कर देता है, नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में चेंज कर देता है, जिससे क्या बन जाती है, गांठें पड़ जाती है रूट के अंदर, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि डाइकोट प्लांट के अंदर जो टीआई प्लाज्मिड है ना, जो कि एग्रोबैक्टीरिया के अंदर होता है, ये जो टीआई प्लाज्मिड होता है ये ट्यूमर बना देता है, अबूर्द कोशिका बना देता है रूट के अंदर, वो भी किसकी, डाइकोट प्लांट्स की रूट के अंदर। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये टीआई प्लाज्मिड का काम जो कि डाइकोट प्लांट्स में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा एकदम सही यानी कि करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? पीसीआर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? तो पीसीआर के संदर्भ में देखो, इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का क्या किया जाता है, इन विट्रो प्रवर्धन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अपन को कौन सा गलत बताना है, ये तो सही है, डीएनए का प्रवर्धन। नंबर 2 इज सिंगल सेट ऑफ आरएनए प्राइमर, कि आरएनए के सिंगल सेट यूज में लिए जाते हैं। नंबर 3 प्राइमर्स आर केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड, एंड नंबर 4 इज थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड। अपने को बच्चों गलत बताना है, तो देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो क्या है, एकदम सही है, इनविट्रो ही होता है। थर्ड वाला ऑप्शन प्राइमर्स आर केमिकली, हाँ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड बिल्कुल इसी के बने होते हैं। फोर्थ इज थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल सही है बच्चों। ऑप्शन बी जो है ना ये एकदम गलत है, क्योंकि सिंगल सेट नहीं लिए जाते हैं इसमें, तो कितने, 2 सेट यूज में लिए जाते हैं, किसके, आरएनए उपक्रमों के। तो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा का करेक्ट आंसर रहेगा। यस बी, यस रहमान, सुधा, मनीषा, पूनम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर आप पढ़ के आए हो तो बहुत आसान सा है, आप केवल एक ही लाइन याद रख लो इसमें, तो आप तो केवल एक ही चीज याद रखो, डी ए ई, डी ए ई याद रख लो, तो ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलोगे। देखो डी से आपको क्या ध्यान रखना है, स्टेप आपको ध्यान रखना है डी नेचुरेशन, ठीक है। ए से आपको ध्यान रखना है, ए से आपको ध्यान रखना है बच्चों, एंग, ठीक है। और ई से आप क्या ध्यान रखेंगे, एक्सटेंशन। के ख्याल से बच्चों को इसका आंसर मिल गया होगा कि जहां भी आपको प्रोसेस दिख रही हो डी ए ई, वो क्या रहेगा, इसका करेक्ट रहेगा। तो फटाफट से इसको आंसर बताइए जल्दी से। रहेगा, है ना, वॉइस आ रही है सभी को, हाँ ए, क्वेश्चन नंबर 18 का बेटा कोई हार्ड लेवल नहीं रहेगा पेपर का, बायोलॉजी का पेपर कोई भी हार्ड नहीं आता, इजी आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर 3 बेसिक स्टेप्स जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट, किसके अतिरिक्त भी आनुवांशिक रूपांतरित जीव में 3 मुख्य चरण हैं।
आपको बताना है इसमें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए निम्न कौन से 3 स्टेप हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद जीन ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज इंट्रोड्यूसिंग ऑफ डिजायर्ड identified DNA into host. Option number C is isolation of a restriction enzyme from a bacteria. Option number 4 is maintain of RDN in host its transformed. अपने कौन से चरण है, फटाफट से बताइए। यस सी। हाँ बच्चों देखिए, इसमें डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होती है कि बायोरिएक्टर के अंदर क्या होता है कि अपन ना कोई भी लार्ज स्केल के अंदर है ना, कि लार्ज स्केल के अंदर अगर आप कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हो, यानी कि मान लो आपने इंसुलिन बनाया है, लार्ज स्केल के अंदर बनाया, ये क्या होता है, कंटेनर होता है। अब इस कंटेनर के अंदर आपने बहुत सारा इंसुलिन बना लिया। अब इंसुलिन बनाने के बाद आप उसको क्या करोगे, मार्केट में सप्लाई करोगे। मार्केट में आने से पहले ना, वो जो आपने लार्ज स्केल में इंसुलिन बनाया है उसको क्या करा जाता है, एक टैंकर होता है अपने का, एक टैंकर का नाम लिखा हुआ है, एक सिंपल स्टिल्ड टैंक होता है। उस टैंक के अंदर इंसुलिन को बनाया जाता है, फिर उस इंसुलिन से क्या होता है, बाहर निकाला जाता है इसको। फिर क्या करते हैं, इसको इंसुलिन को बाहर निकालते हैं। इंसुलिन को बाहर निकालने के बाद उसकी की जाती है बच्चों डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग क्या होती है कि जो भी आपने बायोरिएक्टर के अंदर जो प्रोडक्ट बनाया था ना बहुत लार्ज स्केल पे, मान लो इंसुलिन बनाया था, अब उसकी ना काट छांट करते हैं। काट छांट का मतलब कि उसमें उसको बिल्कुल प्योर बनाया जाता है। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उस कमियों को अलग करके उसमें जो केवल प्योर क्या रहेगा, केवल इंसुलिन रहेगा। तो उसके लिए डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस की जाती है। और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप में होती है। एक तो उसको होता है इसका सेपरेशन, देन प्यूरिफिकेशन, देन होता है उसका प्रिजर्वेशन। तो आप ध्यान रखेंगे कि डाउन स्ट्रीमिंग की जो प्रोसेस है 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक तो क्या होता है इसका सेपरेशन यानी कि पृथक्करण। नंबर 2 जो होता है वो होता है इसका प्यूरिफिकेशन, यानी कि इसको बोलते हैं शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन। और नंबर 4 जो होता है वो होता है इसका प्रिजर्वेशन यानी कि परिरक्षण। अब आप एक चीज बताओ, मार्केट में आपको दवाइयाँ वगैरह मिलती है ना, मार्केट में शॉप्स पर जब दवाइयाँ आती है तो वैसे ही थोड़ी आती है। लैब में कोई प्रयोगशाला में साइंटिस्ट वगैरह ने क्या बनाई, मान लो कोई दवाई बनाई, दवाई बनाने के बाद उसकी क्या की जाती है, डाउन स्ट्रीमिंग। डाउन स्ट्रीमिंग का मतलब कि उसमें से प्योरली जो, अब बिल्कुल जो प्योर चीज होती है ना वही उसमें से निकालते हैं। तो उसका क्या किया जाता है, सेपरेशन। और सेपरेशन भी 3 चीजों के होता है भाई। पहले तो उसकी की जाती है टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद इसकी क्या की जाएगी, पैकेजिंग, पैक करेंगे उसको शीशियों में। और पैकेजिंग के बाद की किया जाएगी, इसकी मार्केटिंग की जाएगी, यानी कि मार्केट में इसको भेजा जाएगा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक स्टेप जो है ना वो इसका नहीं है। तो बिल्कुल सही बच्चों, वेरी गुड। देखो क्वालिटी कंट्रोल ये तो इसका है ही ऑप्शन, ठीक है ना, ये भी सही है। फर्मेंटे प्रिजर्वेशन ये करते ही हैं, क्लिनिकली ट्रीट्स ये भी किया जाता है। फर्मेंटेशन जो है ना ये डाउन स्ट्रीमिंग का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज रिलेटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन क्लोनिंग। निम्न में से कौन सा अंगक जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन क्लोनिंग से संबंधित है। आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन बार बार एक ही एक चीज के अंदर पढ़ते हैं। और वो एक ही एक चीज के अंदर क्या पढ़ते हैं अपन, कि आपको बताया जाता है कि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो अंगक जो ऑर्गेनल यूज में लिया जाता है वो किसका लिया जाता है, वो लिया जाता है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है प्लाज्मिड। डी 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 बिल्कुल सही है, एंजल अनुराग, डी बिल्कुल सही है, डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस बच्चों, वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिकॉम्बिनेशन वेक्टर यूज्ड इज। पुनर्संयोजन में वेक्टर का उपयोग किया जाता है, कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के अंदर किसका यूज किया जाता है, तो क्या प्रोटीन का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्या एग्रोबैक्टीरियम का यूज किया जाता है, या फिर न्यूक्लिक एसिड का, या फिर सेल्यूलोस का। फटाफट से इसका आंसर बताइए जल्दी से।
बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा। वेक्टर का रिकॉम्बिनेशन में जो यूज़ किया जाता है वो क्या किया जाता है, वेक्टर का उपयोग किया जाता है वो क्या है, प्रोटीन है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में आरई का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, इन्हें प्राप्त किया जाता है, यानी कि ये पूछ रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है ना, ये कहाँ से निकाला जाता है। तो आप बताएंगे क्या ये बैक्टीरियोफेज से निकाला जाता है, क्या ये बैक्टीरियल सेल से निकाला जाता है, क्या ये प्लाज्मिड से निकाला जाता है, या ऑल प्रोकैरियोटिक सेल से निकाला जाता है। जल्दी आंसर कीजिए इसका, फटाफट से आंसर कीजिए। सुनील सी, रहमान ए, रिचा, मनोज सी, प्रियंका ए, सी। बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या है, बैक्टीरियल सेल। ठीक है ना, बैक्टीरियल सेल में से ही आपके क्या निकाला जाता है, जीवाणु कोशिका में से ही आरई रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इज बिल्कुल नहीं, सी बड़ा प्लाज्मिड से कैसे निकालेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बैक्टीरियल सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका एप्लीकेशन से आ गया है, उपयोग। तो विच इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, कि भारत सरकार का कौन सा संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता तथा जन सेवाओं के लिए जीएम जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा आदि के बारे में निर्णय करता है। तो बेटा ये भारत सरकार की जो ये संगठन है उनके नाम है आईसीएआर, जीएसी, आईएआरआई, या बोथ 2 और 3। बच्चों देखिए होता क्या है कि अगर है ना, अगर आपको जैसे कि मान लो कोई भी साइंटिस्ट है, उसने कोई क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया है। अब उस प्रोडक्ट का ना आपको क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। ठीक है ना, तो आप चाहते हो कि वो साइंटिस्ट गया और उसने बोला कि है ना मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, लेकिन मुझे ना इसका इस प्रोडक्ट का मेरा ही चाहिए, कि मैंने बनाई है ये, मुझे अप्रूवल चाहिए। तो जो कमेटी जो अप्रूव्ड करती है ना, उस कमेटी का क्या नाम है, उस कमेटी का नाम है जीईएसी। ये जो जीईएसी है, इसका पूरा नाम है बच्चों जेनेटिकली, या जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, तो ये क्या है, ये इस कंपनी का नाम है जीईएसी जो है। तो ये कंपनी जो है ये क्या करती है, अप्रूवल देती है जीएम के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, यस प्रेरणा, पूनम, बेटा डी नहीं होगा इसका, बी होगा। बी, हाँ बिल्कुल सही, रहमान बी, निशा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड आर प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए कि जो आपके प्री मैच्योर जो इंसुलिन रहता है ना, वो 3 चेन से मिलके बना होता है। प्री मैच्योर इंसुलिन जो है वो 3 चेन से मिलकर बना हुआ रहता है। 3 चेन, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड से मिलकर बना होता है। लेकिन जो होता है जब ये मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर कंडीशन के अंदर जो सी पेप्टाइड है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। क्या ना, जो एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है, वो सी पेप्टाइड को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। और रिमूव करने से जो मैच्योर इंसुलिन के अंदर चेन रह जाती है, वो कौन सी, ए और बी पेप्टाइड चेन रह जाती है मैच्योर इंसुलिन में। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिल्कुल सही। ए रिचा, ए नर्सिंग ड्रीम, रहमान नर्सिंग बॉय, ए स्पिरिचुअली वन, रिचा सिंह ए, मनोज, नहीं बेटा डी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सुधा कुमारी ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि एक मानव प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किसके निदान में किया जाता है। ये एक दवाई है, इसका यूज किस में किया जाता है, तो ये पीकेयू में किया जाता है क्या, जिसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन या ठीक है, हीमोफीलिया में किया जाता है, कलर ब्लाइंड में किया जाता है या एम्फिज्मा में किया जाता है। फटाफट से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इनका आंसर। यस नीरज, सुधा, ए ओम प्रकाश, रिचा, हाँ बिल्कुल बेटा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपने ये बताया है, जल्दी से इसका बताइए। तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर कीजिए। नील डी, प्रेरणा डी, मनु, रिचा, पिंटू, स्पिरिचुअल 22, रहमान, डी 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 बी बी बी। बच्चों देखिए जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, वेरी गुड बच्चों, अधिकतर का सही आंसर आ रहा है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी। एम्फिज्मा के जो ट्रीटमेंट के लिए ना अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो प्रोटीन है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी टॉक्सिन is produced as in inactive protoxin and gets converted into active from an insect gut due to, किस कारण से, जो मैंने आपको बताया ना कि बीटी बीटी क्या होता है, एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, ये अपने अंदर एक इनएक्टिव प्रोटीन बनाता है। ये जब एक्टिव हो जाता है ना ये प्रोटीन, तो ये कैसा हो जाता है, ये टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है। लेकिन ये टॉक्सिक तब होगा जब इसको किसी अदर ऑर्गेनिज्म की गट में, आंत में क्या मिलेगी, उसको मिलेगी एल्कलाइन पीएच। जैसे ही एल्कलाइन पीएच मिलेगी ना, ये कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और उसमें जहर फैल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा कि जो बीटी टॉक्सिन इनएक्टिव प्रोटीन है, ये कीट की आहार नाल में एक्टिव रूप में चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कीट होता है ना इंसेक्ट की जो गट होती है उसके अंदर क्या होती है, एल्केलाइन पीएच होती है, अम्लीय पीएच होती है। इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट रहेगा। नवीन बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। एंजल ए, देवेंद्र ए, अनुराग, रिचा, रहमान ए, यस अनुराग ए। करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिमल दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेट टू एक्सप्रेस एक्स्ट्रा, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालक द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित होता है और जो अपना लक्षण व्यक्त करता है वो कहलाते हैं। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर खुद के डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त आउटर डीएनए आप डालकर ह्यूमन के लिए यानी कि मानव के लिए आपको यूज बनाते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, तो वो कौन से, तो वो है ट्रांसजेनिक एनिमल ऑप्शन ए, परजीवी जंतु, ऑप्शन बी सोमेटिक हाइब्रिड कायिक संकृत, ऑप्शन थ्री सोमा क्लोन्स, ऑप्शन डी कैरियर एनिमल। इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, ट्रांसजेनिक एनिमल, फर्स्ट परजीवी जंतु, क्योंकि इनके जीएन इनके जो डीएनए होता है ना उसमें आउटर डीएनए डालकर आप मानव के लिए प्रोडक्ट बनाते हो। यस अनु ए, ड्रीम 111, यस एंजल, रहमान ए बिल्कुल सही, नितेश, हाँ हाँ, यस ए, नवीन ए, नितेश ए, कोमल ए। फोर्थ का बी होगा, फोर्थ का कौन सा बी होगा बेटा, फोर्थ में ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपके फिफ्थ का, ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रांच डीलिंग विद जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित शाखा है, कौन सी ब्रांच है, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स या नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। बी यूथेनिक्स, रहमान ये नहीं पता बी, बेटा एल्कलाइन पीएच चाहिए होती है,
ठीक है। चलिए इसका जो आंसर रहेगा वो कैसा रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा यूजेनिक्स। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज नाउ पॉसिबल टू ब्रीड प्लांट्स एंड एनिमल विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स थ्रू, अब वांछित लक्षण वाले पौधे और जानवरों का प्रजनन कैसे संभव है, कौन सी टेक्निक से संभव है? क्या ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है? क्या ये आपके इकेबाना टेक्निक से संबंधित है? क्या ये क्रोमोसोमल इंजीनियरिंग से संबंधित है? या फिर ये टिश्यू कल्चर से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है ये इसी में ही छुपा हुआ है। इसका आंसर जो है वो इसी में ही छुपा हुआ है। मनीषा, प्रियंका ए, सुधा ए, पूर्णिमा ए, रहमान डी, मनोज। बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी क्या है, ब्रीड पॉसिबल है, ब्रीडिंग करवाना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट बायोकेमिकल टू बी प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली बाय माइक्रोबियल क्लोनिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। माइक्रोबियल क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा व्यावसायिक रूप से उत्पादित किया जाने वाला पहला जैव रसायन। आपको पहला बायोकेमिकल बताना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में पहला किसने बनाया था, के वाइट कलर रहेगा। चलिए अब फटाफट से आप मुझे इसका आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए कि इसमें जो फर्स्ट जो अपन ने बनाया था वो बायोकेमिकल कौन सा था। बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वो बनाया था ह्यूमन इंसुलिन। लैब के अंदर जो आरडीटी के द्वारा जो फर्स्ट जो बनाया था वो क्या बनाया था, अपन ने ह्यूमन इंसुलिन बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीसीआर एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आर दी मेथड ऑफ फॉर। पीसीआर और रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की विधियां हैं। स्टडी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की स्टडी करने के लिए, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। इसका आंसर बताइए फटाफट से, फटाफट से इसका आंसर बताइए कि पीसीआर एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ के अंदर पीसीआर और रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की विधियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा इसका करेक्ट रहेगा। यस संकेत, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस डी 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 डी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ शाबाश मनोज, रिचा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द प्रोटीन एनकोडेड बाय विच जीन कंट्रोल्स कॉर्न बोरर। कौन से जीन द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित किया जाता है? क्राई 1AC, क्राई सेकंड AB, क्राई 1AB, या SRY। फटाफट से इसका आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए, कौन सा क्राई जीन इसमें आएगा मक्का छेदक के लिए? जल्दी आंसर कीजिए। 333333, 333, सुनील, रहमान, 3333, बिल्कुल सही बच्चों। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली डिटेक्ट ऑफ डिजीज इज नॉट पॉसिबल बाय परफॉर्मिंग, कि किसके द्वारा रोग का जो प्रारंभिक निदान है ना वो संभव नहीं है। प्रारंभिक क्या, आरडीटी के थ्रू प्रारंभिक निदान संभव है, बिल्कुल जल्दी से जल्दी। अगर आपको रिजल्ट चाहिए कोई बीमारी का पता लगाना है तो आरडीटी के द्वारा लगा सकते हो, पीसीआर के द्वारा भी लगा सकते हो, और एलाइजा के द्वारा भी लगा सकते हो। ये नहीं पूछ रहा है तो आप किस पे, यूरिन एनालिसिस, कि यूरिन के थ्रू ना आप जो है वो एनालिसिस नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोब क्या होते हैं ये बताने हैं आपको। क्या प्रोब जो होते हैं रेडियो एक्टिव डीएस डीएनए या एक्टिव डीएस डीएनए होते हैं, रेडियो एक्टिव डीएस आरएनए, रेडियो सक्रिय डीएस आरएनए,
रेडियो एक्टिव एसएस डीएनए और एसएस आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, या फिर नॉन रेडियो एक्टिव डीएस क्या होते हैं, डीएनए, या फिर आपके रेडियो सक्रिय डीएस डीएनए होते हैं। आपको आता है ना प्रॉप, बेटा प्रॉप जो है ना ये अपन किस में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यानी कि आणविक निदान के अपन पढ़ते हैं। तो ये आपने पीसीआर था, इसके अंदर एलाइजा आता है, इसमें प्रॉब आता है। प्रॉब जो होते हैं ना ये बेसिकली क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए होते हैं, जो कि क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। जो कि आप ना किसी भी चीज़ के अंदर म्यूटेशन अगर हो रही है ना तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री आप प्रॉप बना के ना आप पता लगा सकते हो, ठीक है। जो कि अपन किस में पढ़ते हैं, जो कि अपन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर पढ़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर रहेगा वो आपके क्या रहेगा, फटाफट से बताइए कि ये आपके कैसे रहते हैं, जल्दी आंसर करिए। बी 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 बी, जल्दी आंसर कीजिए बच्चों। यस बच्चों, एक मिनट। चलिए बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या होते हैं कि रेडियो एक्टिव जो होते हैं ये आपके प्रॉप जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। जो क्या बनते हैं बेटा, प्रॉप बनाए जाते हैं इस तरीके से कि क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं कोई भी। मान लो कोई आपके ना कोई सेल है, सेल के अंदर क्या है, कोई डीएनए है। अब इस डीएनए के अंदर क्या आप ये पता लगाना चाहते हो म्यूटेशन है या नहीं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री आप क्या बनाते हो, आप बनाते हो प्रॉप बनाते हो, ठीक है। तो ये प्रॉप जो होते हैं ना, ये जो इसका मेन डीएनए जो होता है ना, इसके क्या होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं यानी कि पूरक बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, बी बी बी, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, यस सुधा, इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आपके क्या रहेंगे, डीएनए को रेडियो एक्टिव एटम साथ तक करते हैं। सी सी सी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर हाउ मेनी ह्यूमन डिजीज गिवन इन द बॉक्स बिलो। नीचे दिए गए बॉक्स में कितने मानव रोगों के लिए ना बेटा ये क्या बने हैं, परजीवी मॉडल बने हैं, नमूने बने हैं यानी कि, है ना। तो इन्होंने बीमारियों के नाम लिखे हैं वही, कैंसर, सिस्टिस फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थ्रिटिक्स और एल्जीमर्स। क्या ये मतलब परजीवी मॉडल यानी कि जो है ना किसी भी उसमें डाल के, ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर डाल के कौन कौन से ट्रांसजेनिक जो है वो बनाए जा चुके हैं, यानी कि ट्रांसजेनिक मॉडल तैयार किए जा चुके हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कितने, चार हैं, तीन है, दो या एक है। तो क्या ये चारों जो है ट्रांसजेनिक मॉडल है, क्या इनमें से तीन है, क्या इनमें से दो है, या इनमें से एक है। फटाफट इसका आंसर कीजिए, जल्दी फटाफट आंसर कीजिए। अंकित सी, सुधा सी 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 सी, प्रियंका सी सी, देवेंद्र सी, अर्पिता बी, अंजू ओके बेटा सी। कैसे जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा इसका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर जो है सही दिया है। आंसर जो रहेगा वो इसका कितना रहेगा, वो आपके रहेगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर, एक मिनट,
हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी अप्रोक्सीमेट वेराइटीज ऑफ राइस आर प्रेजेंट इन इंडिया। कि भारत में ना चावल की जो है, भारत में चावल की जो है कितनी अप्रोक्सीमेटली कितनी वेराइटीज जो है ना वो प्रेजेंट है भारत में। तो 27 है क्या बच्चों, 27, 30, 12। तो बच्चों ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। कितनी है, 2 लाख है। कितनी है, 2 लाख है। तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा क्या रहेगा, एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल सही, इसका डी जो होगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू क्रिएट ए जीएम क्रॉप विच एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल यू अप्रोच टू गेट परमिशन और इट्स कमर्शियल यूज। अगर आप एक जीएम फसल की रचना करते हैं तो इसके व्यावसायिक उपयोग के अनुमोदन को प्राप्त करने के लिए आप भारत सरकार की किस संस्था के पास जाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमेटी जो होगी है, आप उसके पास जाओगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो GEAC। ये क्वेश्चन हमारा दोबारा आ गया है कि आप किसके पास जाओगे। ये भारत सरकार द्वारा ये कमेटी होती है। आपको अगर अप्रूवल चाहिए, आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, तो आपको इस कंपनी से क्या लेनी पड़ेगी, पहले इस संस्था के पास जाओगे और यहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एम्प्लॉयज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिमूवल ऑफ कंटामिनेट्स पॉल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर इज कॉल्ड। विज्ञान की कौन सी शाखा मिट्टी, जल इत्यादि से दूषित पदार्थों, प्रदूषकों और विषाक्त पदार्थों को हटाने में जीवित जीवों के उपयोग नियोजित करती है। फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज बायोपायरेसी, ऑप्शन नंबर बी इज बायो इन फ्रिगमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इज बायो रेमिडेशन एंड ऑप्शन इज बायो प्रोस्पेक्टिंग। फटाफट से इसका आंसर कीजिए, जल्दी आंसर कीजिए बच्चों। बिल्कुल सही राहुल, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC। चलिए बच्चों फटाफट आंसर कीजिए। नवीन सी, बी, सी, विशाखा ए, ड्रीम, SSC, मनोज सी। बच्चों जिन्होंने सी आंसर दिया वो एकदम करेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बायो रेमिटेशन यानी कि जैव सुधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीटी टॉक्सिन एक्ट अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट। किसके अलावा निम्न सभी के विरुद्ध बीटी टॉक्सिन जो है वो कार्य करता है। नंबर 1 इज क्यूलेक्स, नंबर 2 इज बीटल, नंबर 3 इज हाउस फ्लाई एंड नंबर 4 इज बीज। फटाफट से आंसर कीजिए। 17 का फटाफट से आंसर कीजिए, जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी आंसर कीजिए। बीटी टॉक्सिन के बारे में पूछ रहा है ये। एक्ट अगेंस्ट, फटाफट से आंसर कीजिए बच्चों। डी 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 डी, ए पूर्णिमा, बी मनोज, बी विशाखा, डी 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 रहमान, डी बी दिव्या, बी डी 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 डी। बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा रहेगा इसका बी, सॉरी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस मिल्क एनरिच्ड विद। पहली परजीवी गाय द्वारा उत्पादित दुग्ध में प्रचुर मात्रा में होता है। बताओ क्या होता है, कितना ग्राम रहता है, कितना ग्राम रहता है। जल्दी आंसर करो इसका, फटाफट से आंसर बताओ।
हमारा जो क्वेश्चन नंबर आपके 18 है कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्रोड्यूस काउ प्रोड्यूस मिल्क एनरिच्ड विद, पहली परजीवी गायदार उत्पादित दूध में प्रचुर मात्रा में, आपको ध्यान रखना है, 2.4 ग्राम ह्यूमन अल्फा लैक्टोब्यूमिन जो है ह्यूमन प्रोटीन होता है, ये इसमें रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेक्सट्रेन इज यूज्ड इन, डेक्सट्रेन का प्रयोग किया जाता है ब्लीडिंग में, यानी कि रक्त स्राव में, ऑप्शन नंबर बी ब्लड प्रिजर्वेशन में, रक्त संरक्षण में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, या फिर ब्लड क्लॉटिंग में। फटाफट से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। चलिए, यानी कि सी ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड द साइंटिफिक बेसिक ऑफ वैक्सीनेशन, निम्न में से किसने टीकाकरण का वैज्ञानिक आधार स्थापित किया था। तो बच्चों ये तो साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है, तो आपको साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है, एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत आसान से क्वेश्चन है, छोटे छोटे से, कि सेल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैंसरस ट्यूमरस आर ह्यूमन नोन एज, कैंसर युक्त ट्यूमर से प्राप्त कोशिकाएं क्या कहलाती है। हाइब्रिडोमास नहीं कहलाती है, सेकंड है माइलोमास, थर्ड इज लिम्फोसाइट्स एंड डी इज मोनोक्लोनल सेल्स। बच्चों इसका डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा, आप ध्यान रखेंगे, माइलोमास। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पूर्णिमा, विशाखा, शाबाश बच्चों, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ ड्रग यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार में किया जाने वाली दवा का नाम बताओ। HGH, TSH, इंसुलिन, ये तीनों ही आपकी नहीं है। डायरेक्ट आंसर क्या, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो है वो कैंसर के उपचार में दी जाने वाली दवा का नाम है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप इसको, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन टेक्निक इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, कृषि जैव प्रौद्योगिकी में सम्मिलित मुख्य तकनीक कहलाती है। बताओ, टिश्यू कल्चर कहलाती है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है क्या, प्लांट ब्रीडिंग कहलाती है, या DNA रेप्लिकेशन कहलाती है। बच्चों इतना आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यस अनुराग, प्रियंका, पूजा, देवेंद्र, शनि, सुधा, सभी बच्चों का सही आंसर आया है, टिश्यू कल्चर क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, यस संतोष ए, यस रहमान ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस बी इज, हेपेटाइटिस बी का टीका है क्या है बेटा, ये टीका फर्स्ट जनरेशन ऑफ वैक्सीन, प्रथम पीढ़ी का टीका है, इंटरफेरॉन से ये सेकंड जनरेशन की वैक्सीन है, या फिर ये थर्ड जनरेशन की वैक्सीन है, फटाफट से बताओ, जल्दी से आंसर बताओ फटाफट से बच्चों। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ये सेकंड जनरेशन का क्या होता है, टीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्राउन गोल डिजीज इन प्लांट्स इज कॉज्ड बाय, पौधों में क्राउन गोल जो रोग होता है वो किसके कारण होता है। क्राउन गोल बताओ, TI प्लाज्मिड के द्वारा, PI प्लाज्मिड, बैक्टीरिया, या फिर वायरस के द्वारा, जल्दी बताओ। प्लांट्स में क्राउन गोल जो होता है वो किसके द्वारा होता है। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आई होप सभी बच्चों का आंसर जो है वो सही आना चाहिए। जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, क्राउन गोल जो होता है किसके द्वारा होता है। बच्चों फटाफट से सभी आंसर करेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका।
हाँ जी, ए ए ए ए ए ए ए ए। यस, बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी की जो हम क्वेश्चन लाए थे वो ऑलमोस्ट जो है वो हमने सही कर लिए हैं। सभी बच्चे पढ़ के आए थे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों ने साथ दिया है और अधिकतर बच्चों के आंसर जो है वो एकदम सही आए थे, तो वेल डन बच्चों। इस चलिए, ओके बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।